So let's start our lecture. Good morning, students. Within last lecture, we have completed the topic that is 3.1.4, that is e-cash and e-check. These were the topics which we have already completed within last lecture, right? Now within this lecture, we will start with the topic that is 3.1.3, risk and EPS. अगेन आई रिपीट, ये लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज 3.1.3 रिस्क एंड ईपीएस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन से रिस्क हमें कंसीडर करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को बनाना पड़ेगा ताकि हम अच्छी तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बना सके विद सिक्योरिटी एंड ऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स, राइट? सो दिस are the things which we will cover within this lecture, right? Okay, now the most important thing is that students, that challenge क्या है e-commerce application के अंदर? challenge क्या है? the most important challenge is risk management. again I repeat, कोई भी e-commerce application के अंदर challenge है that is risk management, right? हमें कौन कौन से 3 different risk consider करने पड़ेंगे? फ्रॉड या फिर मिस्टेक होता है, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। यूजर के इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी इश्यूज, वो भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। एंड क्रेडिट रिस्क, इट मींस कि एक अकाउंट में से डेबिट तो हो जाता है लेकिन अगर दूसरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है तो, राइट? सो दीज आर द 3 मेजर रिस्क के जिसके ऊपर हमें ये टॉपिक के अंदर डिस्कशन करना है, दैट इज फ्रॉड और मिस्टेक, privacy issues and credit risk. Okay, now over here 3 different things discuss की है. For example, हमें mistakes को prevent करना है तो हमें legal framework के अंदर improvement करना पड़ेगा. क्यों? यूजर मिस्टेक्स क्यों करते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि ओके ये मिस्टेक फिर से अच्छी हो जाएगी, मतलब वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे लॉज बनाए कि अगर मिस्टेक की है तो कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, राइट? कोई भी उसे रिकवर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली यूजर मिस्टेक करना बंद कर देंगे, राइट? वो इतने लिबरल होके ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, वो कंसंट्रेशन के साथ सारे ट्रांजैक्शन करेंगे। सो दिस इज द थिंग कि अगर हमें मिस्टेक्स प्रिवेंट करनी है तो हमें हमारे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप मिस्टेक करते हो, मैं अगर कुछ नहीं बोलूंगी तो आप ज्यादा मिस्टेक करते हो। जैसे आप लीव ज्वाइन करते रहते हो, राइट? लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी, आपने लीव करना बंद कर दिया। क्यों? आपको पता है कि उसके बाद आप मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाओगे, राइट? सो दिस इज द थिंग कि अगर हमें मिस्टेक्स को प्रिवेंट करना है तो हमें लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वहां पे बनाने पड़ेंगे, इंप्रूव करने पड़ेंगे, राइट? ओके, नाउ अगर हमें प्राइवेसी और फ्रॉड के इश्यूज के साथ डील करना है तो ऑब्वियसली हमारे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, प्राइवेसी और फ्रॉड के साथ हमें डील करना है तो वहां पे हमें सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर हमें क्रेडिट रिस्क के साथ डील करना है, राइट, तो हमें वहां पे ऐसी प्रोसीजर्स बनानी पड़ेगी, राइट, कि जो ये क्रेडिट रिस्क को डिक्रीज करके दे, ये क्रेडिट रिस्क रहे ही नहीं, वैसी प्रोसीजर हमें वहां पे बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर ऐसा है कि अगर एक अकाउंट में से डेबिट हो जाता है लेकिन दूसरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं उतना अमाउंट, तो विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज वो जो अकाउंट में से डेबिट हुआ था उसमें वो फिर से वो पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। इट मीन्स जो पेयर था उसके ऊपर रिस्क नहीं है कि अगर डेबिट तो हो गया लेकिन सामने क्रेडिट नहीं हुआ तो, राइट? बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं ना, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इस हिसाब से वर्क करती है कि अगर एक अकाउंट में से डेबिट हो जाता है लेकिन दूसरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होता है तो वो 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर फिर से वो जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसे रोल बैक कर देंगे। रोल बैक कर देंगे इट मीन्स कि जिस अकाउंट में डेबिट हुआ था उसमें वो क्रेडिट कर देंगे,
राइट। सो इस हिसाब से हम सोच सकते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर सोच सकते हैं कि कैसे हम ये क्रेडिट रिस्क के साथ डील करें, राइट। सो वी हैव टू इम्प्रूव लीगल फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एंड वी हैव टू मेक सम प्रोसीजर्स, मेथड्स के जो ये क्रेडिट रिस्क को हैंडल करें, राइट। ओके, now the first risk that we will consider is risk from mistakes and disputes. That is, in short, we have to provide consumer protection, right? Electronic payment system के अंदर first point हम discuss करेंगे, which is related to risk from mistakes and disputes. कि अगर user mistake करता है या फिर वहां पे कोई dispute होते हैं, कोई conflict होता है, तो वो हम कैसे resolve करेंगे. In short, we have to provide consumer protection, right? Again, I repeat, we have to provide consumer protection. Now, हमें पता है कि अगर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन देना है तो हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर ने कौन से ट्रांजैक्शंस किए थे. अगर हमें पता होगा कि कंज्यूमर ने कौन से ट्रांजैक्शंस किए थे तो ऑब्वियसली हम कंज्यूमर को वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर मिस्टेक होती है तो हम वहां पे प्रोटेक्शन दे सकते हैं. लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि कंज्यूमर ने कौन से ट्रांजैक्शंस किए थे. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सारे रिकॉर्ड्स रखे. अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स रखे. बिकॉज हमें पता है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट टू डिफिकल्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स. अगर एक बार हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, देन इट इज वेरी इजी टू मेंटेन दैट इंफॉर्मेशन. हम बहुत ही चीपर मैनर के अंदर, राइट, इतना कोई कॉस्ट नहीं लगेगा हमें वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए. बट द थिंग इज दैट द फर्स्ट स्टेप इज हमें पहले वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी पड़ेगी, उसके बाद हम वो रिकॉर्ड को सेव करके रख सकते हैं, राइट. So that is the thing कि once information is captured, it is very easy and inexpensive to keep those records, right? Okay, for example, जो बहुत सारे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि जो भी ओल्ड अकाउंट्स है या फिर ऐसे अकाउंट्स है कि ब्लॉक हो चुके हैं, वो अकाउंट्स के ऊपर कभी भी ट्रांजैक्शन करने की परमिशन नहीं देते हैं. अब ये पता कैसे चला कि ये अकाउंट ओल्ड अकाउंट है, कैसे पता चला कि ये अकाउंट ब्लॉक हो चुका है? ऑब्वियसली अगर हमने कहीं पे वो रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा तो ही हमें पता चलेगा कि ये अकाउंट ओल्ड अकाउंट है या फिर ये अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो ही हम उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करने की परमिशन नहीं देंगे. लाइकवाइज हम सारे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री भी हम सेव कर सकते हैं. फॉर एवर के लिए हम ये सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्रीज हम सेव कर सकते हैं. बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है कि जिसके ऊपर हम परमानेंटली सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं. इसीलिए हम जितने भी ओल्ड ट्रांजैक्शन की हिस्ट्रीज है वो हम हमारे स्टोरेज डिवाइस के ऊपर परमानेंटली हमेशा के लिए वो स्टोर कर सकते हैं. मीन्स इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेंटेन दोज रिकॉर्ड्स, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू परमानेंटली स्टोर द रिकॉर्ड्स, राइट. बट द थिंग इज दैट कि हमें ये रिकॉर्ड स्टोर करने की परमिशन कौन देगा, राइट. वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा क्वेश्चन रेज हो रहा है, राइट. सो अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो ऑब्वियसली जो हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं उसके ऊपर से हम वो डिस्प्यूट है, मिस्टेक है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ये सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई डेटा होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ही हम ये रिजोल्यूशन ला सकते हैं. एंड अगेन द सेम थिंग, हमें हमारे डेटा को इस हिसाब से स्टोर करना है कि वो कभी भी डिस्कार्ड नहीं होंगे, कभी भी डिलीट नहीं होंगे, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. बिकॉज record keeping feature act as a transcript of what happened. ट्रांसक्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, राइट. आप लाइन बाय लाइन सारी चीजें अगर लिखते जाते हो, देन दैट विल बिकम ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस लेक्चर.
इस हिसाब से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है और वो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन अगर हमने सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की है, देन इट विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि वो वहां पे क्या हुआ था, वो ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ था। लेकिन उसके लिए पहले तो हमारे पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। इसीलिए ये रिकॉर्ड फीचर, रिकॉर्ड कीपिंग फीचर को वी कैन से दैट इट विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ व्हाट हैपेंड विद इन दैट ट्रांजैक्शन, राइट? ओके, अब अगर हम ये रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट फीचर, वहां पे परमानेंट स्टोरेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादा रिकॉर्ड्स हो गए तो पुराने रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिए, नो, वो परमानेंटली स्टोर होने चाहिए हमेशा के लिए। दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग। सेकंड फीचर, इट मस्ट बी एक्सेसिबल एंड ट्रेसेबल। जब भी जो भी रिकॉर्ड की जरूरत पड़े वो रिकॉर्ड एक्सेसिबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट वो रिकॉर्ड के ऊपर से हम पूरा ट्रांजैक्शन ट्रेस कर सकते होने चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन कौन से कंप्यूटर से रेज हुआ था और कहाँ पे वो ट्रांजैक्शन एंड होना चाहिए। दैट इज कौन से अकाउंट में से डेबिट करना है, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना है, कौन से कंप्यूटर का यूज करके ये ट्रांजैक्शन हुआ था, ये सारी चीजें हम ट्रेस कर सकते होने चाहिए। दैट इज द फीचर ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अनदर, ऑब्वियसली इसके रिलेटेड हमें डेटाबेस मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट इज पेमेंट सिस्टम डेटाबेस हमारे पास होनी चाहिए एंड वो डेटाबेस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए। And another fourth feature of this automatic record keeping is data transfer to payment makers, right? या फिर बैंक या फिर कोई भी मॉनिटरी अथॉरिटीज है, वो सारे रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से मेंटेन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओके चलो डेटाबेस मेंटेन कर दी, उसके अंदर हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन के लिए ये अकाउंट में से डेबिट होना है, ये अकाउंट में क्रेडिट होना है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सारे रिकॉर्ड का लॉग हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा कि ओके ये डेट पे, ये टाइम पे, ये यूजर ने ये ट्रांजैक्शन रेज किया, उसने ये सारे अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट की, लेकिन इसमें से इतने अकाउंट्स इफेक्ट हुए, इतने अकाउंट्स अफेक्ट नहीं हुए, इतना डिटेल में लॉग मेंटेन किया हुआ चाहिए, तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं, right? Okay, so these are the 4 features of automatic record keeping, right? Now the most important thing is that हमें पता है कि risk management के लिए record keeping is a very important thing. लेकिन मैंने जैसे आपको प्रीवियस स्लाइड पे बोला था कि record keeping is a very good feature and it is very important, but it conflicts with the anonymity of cache. कैश के अंदर तो हमें पता है कि उसकी एक फीचर है विच इज एनोनिमिटी, राइट? पता नहीं होगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन किसने किया है। लेकिन अगर हम सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए ये रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पे एनोनिमिटी का जो फीचर था वो निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें रिस्क मैनेज करना है तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि एनोनिमिटी फीचर हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें हमारी मिस्टेक्स और डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन चाहिए या फिर हमें एनोनिमिटी चाहिए। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यूजर टू यूजर, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट? ये एनोनिमिटी क्यों है? बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल थिंग स्टूडेंट्स कि कैश तब इन्वेंट हुआ था कि जब कोई भी कंप्यूटर्स नहीं थे, कोई भी नेटवर्क नहीं था, तो ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो हम सारी चीजें ट्रैक कैसे करेंगे? इसीलिए कैश के अंदर ये एनोनिमिटी का फीचर था। यहाँ पे मैं पेपर कैश की बात कर रही हूँ, राइट? सो वी कैन से दैट पेपर कैश वाज द फर्स्ट पेमेंट सिस्टम के जो इन्वेंट हुआ था एंड इट इज वेरी ओल्ड। और वो तब इन्वेंट हुआ था कि जब कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स नहीं थे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एनोनिमिटी ही होगी बिकॉज हम वहां पे ट्रैक नहीं कर सकते, राइट? एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि पीपल क्या डिजर्व, मतलब क्या डिजायर करते हैं, जो भी सारे पीपल है उन्हें ऐसा चाहिए कि मेरा ट्रांजैक्शन एनोनिमस रहे,
अगेन आई रिपीट, जो भी सारे पीपल है वो ऐसा चाहते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन एनोनिमस रहे। क्यों? ओके वो ऐसा कहते हैं कि मुझे ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़े, कोई ऐसा कहता है कि मुझे स्मगलिंग करना है तो ऑब्वियसली वो ट्रांजैक्शन एनोनिमस होना चाहिए। अगर मुझे मनी लॉन्डरिंग का बिजनेस करना है तो वहां पे भी मुझे एनोनिमिटी चाहिए। मनी लॉन्डरिंग मतलब हम जो वो इंटरेस्ट के ऊपर सबको इलीगल तरीके से मनी देते रहते हैं ना, दैट इज नोन एज मनी लॉन्डरिंग, राइट? सो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होते हैं ना स्टूडेंट्स, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन एनोनिमस रहे, टैक्स नहीं पे करना है, इलीगल चीजें बाई करनी है, सेल करनी है, या फिर मनी लॉन्डरिंग का बिजनेस करना है। इसीलिए बहुत सारे पीपल ऐसे हैं कि वो बिलीव करते हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन एनोनिमस होने चाहिए। लेकिन भैया अगर आप वहां पे एनोनिमस ट्रांजैक्शन रखोगे तो आप अगर वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिजॉल्व कैसे होगा? अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आपने जो इलेक्ट्रॉनिकली पे किया है, तो वहां पे वो रिजॉल्व कैसे होगा? दैट्स वाई एनोनिमिटी इश्यू रेजेस द क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन रेज करता है, कैन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हैपन विदाउट एन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फीचर? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बनाते हैं, क्या वो सिस्टम ऐसी हो सकती है कि जहां पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग ना हो? बिकॉज वी नो स्टूडेंट्स, वी आर कंप्यूटर फील्ड पीपल, हमें पता है कि अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड लॉग मेंटेन करना है without informing to the user, then too it is very easy to keep those records, right? Because backend में क्या हो रहा है वो यूजर को पता ही नहीं है, right? आप कोई भी ट्रांजैक्शन का लॉग मेंटेन करो नहीं करो, यूजर को पता नहीं चलने वाला है, राइट? सो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ है। नाउ द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रॉनिक पर्स की बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की बात कर लो, कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पढ़ी थी, मैंने तब आपको ये बोला था कि ओके इलेक्ट्रॉनिक पर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इज इक्विवेलेंट टू योर फिजिकल वॉलेट, फिजिकल पर्स। लेकिन जो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर आप कार्ड रीड करवाते हो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो टर्मिनल को पता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, उसके साथ जो मशीन सारे अटैच है या फिर कोई स्मार्टफोन है, वो जो भी सारे डिवाइसेस है, वो सारे डिवाइसेस सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेंटेन करता है। बिकॉज अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो अगर आपका कार्ड चोरी होता है या फिर कोई लॉस होता है तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, राइट? दो हम ऐसा कहते हैं कि वहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वहां पे जो टर्मिनल्स होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, उन्हें तो पता ही है कि ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इन शॉर्ट कि अगर एनोनिमिटी इश्यू है तो उसे एड्रेस करने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर लॉज बनाने पड़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, तो हम ये एनोनिमिटी इश्यू के साथ डील कर सकते हैं। जैसे वो होता है ना ग्राहक सुरक्षा, दैट इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट? सो अगर हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो वहां पे हमें एनोनिमिटी रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, राइट? ओके, सो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी पेमेंट सिस्टम एनोनिमिटी फीचर देती है विदाउट रिकॉर्ड कीपिंग, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द बैंक टू एक्सेप्ट दैट टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम। बिकॉज गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। बैंक को क्या लगता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आप यूज करते हो उसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन बैंक के पास होनी चाहिए। इट मीन्स अगर हम ऐसी कोई पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जो एनोनिमिटी मेंटेन करता हो विदाउट एनी रिकॉर्ड कीपिंग, तो गवर्नमेंट एंड बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो द थिंग इज दैट हमें वहां पे रेगुलेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, और वो रेगुलेशन के अंदर ऐसा लिखा गया होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होंगे। अगर रिपोर्ट होते हैं इट मीन्स कि आपके अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई देंगे, एंड इट विल बिकम वेरी इजियर टू रिजॉल्व एनी मिस्टेक्स एंड डिस्प्यूट्स,
right? Again, I repeat, it will become very easier to resolve any mistakes or disputes, right? So this is the important thing कि अगर हम मिस्टेक्स और डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें एनोनिमस पेमेंट सिस्टम के बारे में नहीं सोचना है, राइट? हमें वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि हम वो सारे डिस्प्यूट्स इजीली रिजॉल्व कर सके, राइट? ओके, नाउ द अनदर रिस्क इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ऑब्वियसली कस्टमर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी तो हमें रखनी ही पड़ेगी। इट मीन्स कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मस्ट एंश्योर एंड मेंटेन प्राइवेसी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन, राइट? जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन कोई ना कोई डेटाबेस के अंदर तो जाती ही है। अगेन आई रिपीट, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली कोई ना कोई डेटाबेस के अंदर तो स्टोर होती ही होगी, राइट? अगर हम सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, इट मींस वो सारे रिकॉर्ड्स हम एक साथ लिंक कर सकते हैं और एक डोजर जैसा बना सकते हैं, राइट? अगेन आई रिपीट, वो सारे रिकॉर्ड्स का यूज करके हम लिंक कर सकते हैं और एक डोजर जैसा बना सकते हैं। डोजर मतलब ऐसी मतलब रिपोजिटरी के जिसके अंदर सारी चीजें मिल जाए, राइट? अगेन आई रिपीट, डोजर मतलब ऐसी रिपोजिटरी के जिसके अंदर से हमें सारी चीजें मिल जाए, राइट? और ये डोजर क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कौन सी आइटम परचेस की है, कहां से परचेस की है और कब परचेस की है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ये एक डोजर में से मिल जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर, राइट? ओके, नाउ व्हाट, ये जो हमने यहाँ पे बोला कि ओके हम एक सिंगल डोजर बना देंगे, बट इट वायोलेट्स द लॉ ऑफ डूइंग बिजनेस। अगेन आई रिपीट, इट वायोलेट्स द लॉ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब वो बिजनेस का एक लॉ ब्रेक कर रहा है। कौन सा लॉ ब्रेक कर रहा है? प्राइवेसी ऑफ कस्टमर शुड बी प्रोटेक्टेड एज मच एज पॉसिबल, इट इज द लॉ ऑफ बिजनेस। और अगर हम बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहेंगे ना स्टूडेंट्स, एक डोजर बना के, तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे बोलेंगे कि ओके ये लॉ ब्रेक हो रहा है कि कस्टमर की प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो रही है, प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, राइट? सो द थिंग इज दैट ये जो हम सारे कस्टमर के पेमेंट रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स हमें पता है, ओके वी कैन इजीली एग्रीगेट, वी कैन इजीली कलेक्ट ऑल दोज डिटेल्स, राइट? हम कहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, किसने किया है, इवन कस्टमर ने कौन सी चीजें बाई की है, वो सारी चीजें हम एक जगह के ऊपर स्टोर कर देंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? ये जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, जो सारे पर्सन के, इट कॉन्फ्लिक्ट्स द इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी, राइट? ये इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी, दैट इज द लॉ ऑफ बिजनेस, वो कॉन्फ्लिक्ट करता है। बिकॉज किसी को पता नहीं होना चाहिए कि कौन से बंदे ने क्या बाई किया है, क्या सेल किया है, कहां से बाई किया है, कहां पे सेल किया है, कब बाई किया है। It is the personal preference, it is the personal thing of that particular customer, right? So अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन एग्रीगेट करते हैं तो हम वहां पे क्या कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द थिंग, यूजर ऐसा अश्योर होना चाहिए कि मैं जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है and those information are only limited to that two parties, that is buyer and seller, and along with that जो वहां पे एजेंट डेजिग्नेट हुआ है, तो यहाँ पे एजेंट मतलब थर्ड पार्टी के जो ये सारा ट्रांजैक्शन हमें करके देते हैं। इट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन हमारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज करे तो वो एश्योर होना चाहिए कि मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा वो कॉन्फिडेंशियल है, राइट? बायर एंड सेलर के बीच में ही रहेगा और वो जो एजेंट दैट इज थर्ड पार्टी हमने सोची है उसको ही पता होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन हमने किया है,
एंड अलोंग विद दैट हमें यहाँ पे प्राइवेसी सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के रिलेटेड नहीं, लेकिन हमें वो भी प्राइवेसी के बारे में सोचना है कि अगर हम नेटवर्क के ऊपर हमारे डेटा सेंड करते हैं तो वहां पे ऐसे बहुत सारे पीपल होते हैं, राइट, कि जो वो नेटवर्क के ऊपर जो डेटा ट्रैवल करते हैं ना, उसमें से डेटा फेच कर लेते हैं। दे आर नोन एज एवेस ड्रॉपर्स, राइट। ऐसे पीपल को भी हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अनऑथोराइज यूजर हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता होना चाहिए, नॉट इवन फ्रॉम द नेटवर्क, right? So the protection must be applied to the whole transaction protocol, right? ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा ही ट्रांजैक्शन का पार्ट प्रोटेक्ट करें, नो, पूरा ट्रांजैक्शन प्रोटेक्ट होना चाहिए। एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी एजेंट्स के जो हमें वहां पे ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेंगे, right? Again I repeat, it can be done with the help of trusted third party agents के जो हमें वहां पे जो authenticity चाहिए वो हमें वहां पे provide करेंगे, right? So students, हम ऐसा तो कहते हैं कि ओके हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, राइट, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, ये जो बिजनेस का लॉ है वो ब्रेक होता है, दैट इज इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी। सो हमें यहाँ पे इस हिसाब से सोचना है कि हम ट्रांजैक्शन किस हिसाब से कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया है, right? That is the second issue, managing information privacy. And the third issue is managing credit risk. Again I repeat, third issue is managing credit risk. जैसे मैंने आपको बोला कि ओके कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो हमें वहां पे किस हिसाब से सेटलमेंट करना है, बिकॉज हमें पता है कि सेटलमेंट के अंदर इन द सेंस कि हमने एक ट्रांजैक्शन किया जो एबीसी अकाउंट में से डेबिट होता है, लेकिन वो डेबिट किया गया अमाउंट दूसरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होना चाहिए, दैट इज XYZ एंड MNO। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, डेबिट तो हो गया लेकिन दूसरे दो अकाउंट में से सिर्फ एक अकाउंट में ही क्रेडिट हुए, दूसरे अकाउंट में रह गया, मींस वहां पे बैंक फेलियर हो जाता है, राइट, वो सेटल नहीं कर सकता ये पूरा ट्रांजैक्शन। तो अब किस हिसाब से बैंक को वर्क करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक किस हिसाब से वर्क करेगी, दैट इज मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क, राइट, कि चलो डेबिट तो हो गया लेकिन क्रेडिट तो करो भैया, जो अकाउंट में पैसे जाने हैं उसमें डालो तो सही, राइट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। सो द थिंग इज दैट जो डिजिटल सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं हम, उन्हें क्या डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें वहां पे पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेगी कि ओके ऐसा हुआ है तो इसका रिजोल्यूशन इस हिसाब से आ सकता है, ये प्रॉब्लम रेज हुआ है तो इसका सोल्यूशन ऐसे आ सकता है। वो सारी चीजें ये सेंट्रल बैंक को, दैट इज डिजिटल सेंट्रल बैंक को उसकी खुद की पॉलिसी के अंदर बनानी पड़ेगी। In short, they must guarantee on the settlement removes the insolvency, right? जो बैंक्रप्सी की हम बात करते हैं, राइट, वो सारी चीजें भी वो लोग टेस्ट कर सकते होने चाहिए। वो सारे ऐसे अकाउंट्स के जो बैंक्रप्ट डिक्लेयर किए हैं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए हैं, वो सारे अकाउंट्स को टेस्ट करके ये पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हमें ऐसी गारंटी देनी चाहिए, दैट इज डिजिटल सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज ऐसी गारंटी दे सकती होनी चाहिए कि हम अच्छी तरह से सारे अकाउंट्स, सारा क्रेडिट रिस्क सेटल करके देंगे, राइट। तो उस हिसाब से उन्हें सोचना पड़ेगा। सो अगर हम ऐसी कोई भी गारंटी नहीं देते हैं कि हम सारे क्लियरेंस, सारा सेटलमेंट्स अच्छी तरह से करके देंगे, देन ये जो मनी मार्केट है वहां पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रिकल्स क्रिएट हो सकते हैं फॉर अवर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, राइट। अगेन आई रिपीट, फॉर अवर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बहुत सारे ऑब्स्ट्रिकल्स क्रिएट किए गए हमें मिल सकते हैं अगर हम क्लैरिटी के साथ ऐसा नहीं कहते कि ओके हम अकाउंट के अंदर जो भी सेटलमेंट है वो करके देंगे, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम फिजिकल बैंक की बात करते हैं तो वहां पे ऐसी पॉलिसीज होती है, तो डिजिटल सेंट्रल बैंक है तो वहां पे भी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि हम ये क्रेडिट रिस्क के हिसाब से उन्हें प्रोटेक्ट
कर सके, बैंक्रप्सी के ऊपर हम प्रोटेक्शन ला सके, इंसॉल्वेंसी हम टेस्ट कर सके, राइट। सो दिस इज द थर्ड रिस्क कि जो हमें ये 3.1.3 के अंदर कंसीडर करना है, दैट इज मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क, राइट। सो दीज आर द 3 risks which we need to discuss, right? So within this topic हमने 3 risk discuss किए. First risk was risk from mistakes and disputes के जहाँ पे हमें consumer protection देना है. Second risk was managing information privacy, right? And third is that is managing credit risk. So ये 3.1.3 topic that is risk and EPS यहाँ पे complete होता है कि जिसके अंदर हमने ये 3 points discuss किए, right? Okay. हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, राइट। ये जो दूसरा टॉपिक है दैट इज डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो डिस्कस करेंगे, राइट। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक भी है, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। आज हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं. अगर आपको यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, उसके बाद हम ये मीटिंग लीव करेंगे, राइट।